नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रसन्नजीत दास। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल पे और मेरे फेसबुक पेज पे। ये असम टेस्ट सीरीज का ये 5वां वीडियो है। दिस वीडियो इज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अर्लियर हमने देखा द फर्स्ट वीडियो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे था, वो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन बना। आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चाहे वो आप 1 साल या 2 साल या 3 साल भी इसके बारे में बात करें तो ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी वास्ट। तो इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उसके एमसीक्यू बनाकर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, देखिए मज़ा आएगा और कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा यहाँ पर मिलेगा। वीडियो के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। तो मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले, एमसीक्यू से पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। देख लीजिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। एट प्रेजेंट वी हैव, और एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन वी हैव 22 पार्ट्स, 8 schedules and 395 articles. At present हमारे पास 25 parts, 12 schedules and 448 articles हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल वोट्स कितने हैं? 146385। इसको याद रखने का तरीका, अगर आप बोले 1,46,385, 1,46,385, अगर इस तरह याद रखना चाहे तो इस प्रकार याद रखें। अगर फोन नंबर की तरह 1463 इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो टिल डेट अभी तक हुए हैं वो 118, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1950। जनरल इलेक्शन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जनरल इलेक्शन पहले 50 में लेने की कोशिश की थी, ताकि जो हमारे देश चलाने वाले उसमें लीडर्स थे उस समय, दे फाउंड दैट विमेन वोट, जो वोटिंग लिस्ट है वो तैयार नहीं हुआ था 1950 में। पहली कोशिश ये थी कि 1950 में हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हो जाए, लेकिन ये हो नहीं पाया, क्योंकि 1950 में क्या हुआ, विमेन वोटिंग लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल, वो तैयार नहीं था। नंबर 1, लिटरेसी रेट 15 या 14% ओनली था, जिसके कारण इट वॉज वेरी रिस्की, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूप में इतने बड़ा देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन के साथ एक इलेक्शन करवाना, दैट वॉज रिस्की। दैट्स वाई इसको तैयार करते सारा इलेक्टोरल रोल तैयार करते साल लग गया। 1951 पे ये इलेक्शन हुआ, लेकिन मैक्सिमम वोट पड़ा 1952 में, जिसके कारण 1952 इलेक्शन नाम पड़ गया इसका। जबकि इलेक्शन हुआ 1951 पे, नवंबर दिसंबर पे, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट कहां पर पड़ा? 1952 पे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ये पर अनदर एक क्वेश्चन मिल गया आपको, और किसके एडवाइस पर? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज है, इन नोट डाउन कर रखे, काम आएगा। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू, आंसर मैंने दे रखा है, इसको आप लिख कर रखिए, काम आएगा। लिखने से क्या होता है, याद रह जाता है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन, प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ। उसके बाद व्हाट, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्यूर कितना है, कार्यकाल कितना है, टेन्यूर कितना है? 5 years. Moving forward, who among the following holds the office during the pleasure of the president? During the pleasure of president, who takes the or who holds the office? It's only governor of a state, but ये अंडर आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 156 क्या कहता है? द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मूविंग फॉरवर्ड, which one of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the president? emoluments of the president, प्रेसिडेंट के जो सैलरी भत्ता है उनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, दे कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। इनमें से हमें नॉट निकालना है, यानी कौन सा गलत है, बाकी सभी सही होगा। दैट मीन्स वन गलत है तो बाकी सही है। तो लास्ट ऑप्शन देखने से मालूम हो गया, दे आर चार्ज्ड ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मान लीजिए आपका घर चलाने के लिए आपने पैसे कुछ सेविंग करके रखते हैं अपने अकाउंट पर या फिर अपने घर पे अलमारी पे, वो क्या है? हमारा इमरजेंसी फंड के लिए हम लोग रखते हैं, देश चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। उसी प्रकार देश का भी एक फंड होता है जिसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, जहां से ड्यूरिंग बजट जब पास नहीं होता वहीं से भी पैसा निकालकर वोटिंग ऑन डिमांड करके देश को चलाया जाता है, जब तक कि फाइनेंशियल बिल क्लियर नहीं होता, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। वैसे बजट नाम का कोई वर्ड संविधान में नहीं है, इस बात को याद रखिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट नाम का कोई शब्द हमारे उसमें नहीं है।
क्या कहते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये बजट एक्चुअली बुगेटी नाम का एक फ्रेंच वर्ड है जहां से ये आया था, जबकि पर्स कहते हैं, जिसका मतलब है पर्स, वैलेट। पर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर बहुत साल पहले की बात है, ये सबमिट किया गया था, जिसपे स्टेटमेंट कहाँ पर है तो पर्स में है। पर्स क्या है, बोगेटे क्या है, वहीं से जहां से फ्रेंच वर्ड जहां से ये ओरिजिन हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बजट 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 बजट, बस वही रह गया। मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट बिकॉज अलग अलग देश का अलग अलग उच्चारण है, वो फ्रेंच वर्ड था। सो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी ये बातें गलत है, बाकी सारे के सारे सही। आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट आपका काम आएगा एग्जामिनेशन में, घुमा कर भी दे सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, 6th number is the total number of members nominated by the president and the लोक सभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में टोटल नंबर कितने नॉमिनेट होते हैं, तो उसको हम लोग देखने के लिए इस पेज को पहले देख लेते हैं, फिर दोबारा इस क्वेश्चन में आते हैं। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, 150। ये ज्यादा है, मतलब मैक्सिमम कितना है 250। एट प्रेजेंट हमारे पास कितना है 245, जिसमें से 338 फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। एट प्रेजेंट हमारे पास 245 हमारा एट प्रेजेंट है, जबकि उसका मैक्सिमम सीट कितना है 250, और जिसमें से स्टेट्स और यूटी मिलाकर कितने हैं 238, और नॉमिनेटेड कितने हैं 12, 238 और नॉमिनेटेड 12। लोकसभा में अलॉटेड कितने हैं 552 मैक्सिमम, और जब इंसेप्शन है 1950 में ये बनी थी तब 500 था, जिसको बढ़ाकर 543 करा। एट प्रेजेंट हमारे पास 543 है, 543, जिनमें से 530 सीट्स में से जो हम लोग देख सकते हैं स्टेट से होता है, और 20 यूनियन टेरिटोरी से होता है, और 2 नॉमिनेटेड होता है। यानी नॉमिनेटेड हमारे कितने हैं 12 और 2 14, 14 इज द करेक्ट आंसर। 12 और 2, दैट मीन्स हमारे राज्यसभा में है 12 और लोकसभा में है 2। मूविंग फॉरवर्ड, which one of the following does not constitute the electoral college for electing the president of India? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर हैं और कौन कौन से मेंबर नहीं है, जरा आप देखते हैं। आंसर देख लीजिए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के लोगों को छोड़कर बाकी सभी का, चाहे वो विधान परिषद हो, विधानसभा हो, उसके बाद लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी से मेंबर्स आते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बट नॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो इसमें देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 54 क्या कहता है। आर्टिकल 54 कहता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या लिखा है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अंडरलाइन दिस इंपॉर्टेंट लाइन, ये काम आएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा इसको वो किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट दैट फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इन द स्टेट असेंबली एंड नेशनल elections. The nominated members of both the houses and the state legislature are not allowed. नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो अलाउड नहीं है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स अलाउड नहीं है। बाकी अभी हमने देखा था। तो कौन कौन से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटोरीज, सभी यूनियन टेरिटोरीज जो भी हैं उनके आते हैं। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और विधान परिषद के, दैट मींस काउंसिल के, नहीं होते। मूविंग फॉरवर्ड, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही भारत के जो उच्च पद हैं उनको अपॉइंट करते हैं। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट, भारत के पहले वुमेन मिसेस सरोजिनी नायडू फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, वो हमारी पहली महिला गवर्नर थी। सो मैक्सिमम और मिनिमम एज रिक्वायर्ड द कंटेस्टेंट टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंट बनने के लिए तो सबको मालूम है, बचपन से हमने पढ़ा है, 35। सो मिनिमम एज। So charge of the impeachment यानी removal of the president against the president of India for the removal can be preferred by, यानी अगर किसी कारण में राष्ट्रपति को इम्पीच क्या करना पड़े या करना है तो क्या किया जा सकता है, रास्ता क्या है, उसको इम्पीचमेंट कहते हैं। इम्पीचमेंट मतलब उसका रिमूवल। प्रेसिडेंट तो कोई चाहने वाला नहीं कि कहीं से उठा दो, उनके लिए प्रोसेस होता है। तो लोकसभा में बिल या प्रस्तावना देना पड़ता है। तो कौन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सभा में हम लोग शुरू कर सकते हैं इस बात का प्रस्तावना। उसके बाद इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाइज इन हिज ऑफिस, जब वो उनके कार्यकाल के दौरान अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम ऑफ 6 महीना। अर्थात अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, इनके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट
कितने दिन तक उनके ऑफिस को संभाल सकते हैं, 6 महीना, उसके बाद इलेक्शन करवाना पड़ता है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें कौन कौन होते हैं, तो उनमें होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये 3 जगह के मेंबर्स मिनिस्टर्स वहां पर होते हैं टू मेक द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मूविंग फॉरवर्ड, आगे है सॉरी, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। द हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन ऑफिस, यानी प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग कौन करवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वही उनका ओथ टेकिंग करवाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स इन इंडियन यूनियन में, कौन ऐसे हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनका पद को, उनके ओहदे को, उनके सम्मान को वैल्यू दिया जाता है या फिर जगह मिलता है और रैंक एंजॉय करते हैं वो। दैट इज द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरमैन जो है उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स के समान ओहदा दिया जाता है। अभी प्लानिंग कमीशन अभी तो हम लोग हमारा बदल कर क्या बन गया, अभी नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये बना है 2015 में से ये इनेक्ट हुआ है। 14 में मोदी जी की सरकार आते ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था और 15 में मार्च 1 2015 से ये इनेक्ट हो गया। उसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नीति आयोग। सो मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए कब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यानी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज कर सकते हैं, जब भी किसी इलेक्शन पे कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिले तो क्या होता है, 2 or 3 लाइक माइंडेड पार्टीज कम टुगेदर टू मेक अ पार्टी, टू मेक अ गवर्नमेंट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट में अभी जैसे कि 1975 में नेशनल इमरजेंसी जब हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी करवाया था, तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था जिसके कारण लोगों ने वोट नहीं किया और वो उनकी सरकार गिर गई। उनकी सरकार गिरते ही 1977 में क्या हुआ, 1976 और 75 में इंदिरा गांधी ने अपना पावर का एकदम पूरा डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं एक प्रकार का यूज किया है, जहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स एंड एक्ट्स और अमेंडमेंट्स उन्होंने करवाया बिना कोई प्रोसेस का, सिस्टम का। इमरजेंसी लगवाना इतना जरूरी नहीं था, पूरा देश में इमरजेंसी लगा दिया, जबकि घटनाएं कुछ जगह पे हुई थी, वो भी शांतिपूर्वक थोड़ा बहुत वायलेंस भी था, ऐसा नहीं का वायलेंस नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेशन लोग कर रहे थे। चलो एनीवेज, उसका एक अलग वीडियो मैंने बनाया, आप जरूर देखिएगा, वहां पर लिखा होगा नेशनल इमरजेंसी लिखा होगा 1975, जिसको ब्लैक डे भी कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। सो क्या हुआ, तो सरदार चरण सिंह, उसके बाद मुरारजी देसाई, उन लोगों की सरकार आकर बनकर मिली, और मिली जुली सरकार में क्या होता है, मैं राजा या मैं राजा, वो राजा ये राजा, करते करते आपसी लड़ाई के चक्कर में क्या हो गया, दोनों फ्लॉप हो गए, दोनों गिर गए। फिर मिड टर्म इलेक्शन हुआ 1980 में, जिसमें इंदिरा गांधी दोबारा आई, दोबारा उनको मैंडेट मिला और दोबारा वो जीती। उसके बाद तो एक के बाद एक घटना होती गई। 1984 का घटना आपको मालूम है, उनका जो एसेसिनेशन, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार, इस सारा मैंने वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लिंक होगा तो जरूर दिखेगा। एनीवेज, तो when no political party enjoys the clear majority in the Lok Sabha, they come together to form a government. दोनों तीनों आते हैं, लेकिन आपसी मतभेद, कौन इसमें नेता बनेगा, कौन वो बनेगा, तब इसमें प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि सभी पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें से जो सुइटेबल होता है वो प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है, वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उस व्यक्ति को चूज करे जिन्हें उनको लगता है कि ही इज फिट फॉर द पोस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, ये उन्हीं में से होगा जो कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है, जिन लोगों ने जीता है या साथ में आए हैं। If in a country there happens to be the office of monarchy as well as the parliamentary form of government, this monarch will be called. अगर ऐसा एक देश है जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है, उसके बाद मोनार्की भी है, तो जो मोनार्क है यानी द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, दिस टाइप ऑफ मोनार्क को क्या बोला जाता है, मोनार्क यानी राजा को क्या बोले, राजतंत्र को हम क्या बोल सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। जैसे इंग्लैंड में क्या है, उनका हेड ऑफ द स्टेट कौन है, उनकी क्वीन है, जो वंशानुवाद बोलते हैं ना, जैसे मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा वाडा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटी अगर हुई तो रानी वही बनी।
और हमारे में भी वैसा है, हेड ऑफ द स्टेट अलग है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेमोक्रेटिकली हम उसको इलेक्ट करते हैं, हमारा कोई वंशानुवाद वहां पर नहीं चलता है, वंश जैसे एक का बेटा एक बन के जाए, वैसा नहीं होता है। जिनमें कैपेबिलिटी है, जो इलेक्शन जीते डेमोक्रेटिकली, वही आगे बढ़ता है। और हमारा और यूएसए में फर्क क्या है कि हमारा हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग अलग हैं। उनका हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही है, प्रेसिडेंट। और हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर हमारा मैच करता है किसके साथ? यूके के साथ, यानी इंग्लैंड के साथ। तो हमारा यूके माने इंग्लैंड नहीं, बाद में मैं समझाऊंगा। इंग्लैंड के साथ हमारा मैच करता है। तो उसमें क्या है, उनका हेड ऑफ द स्टेट क्या है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, अलग अलग है। हमारा भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग है, लेकिन उनका हेड ऑफ द स्टेट क्या है, वो वंश के बाद वंश, राजा रानी खानदानी से बनता है। और हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? वो प्रेसिडेंट है, जिनको डेमोक्रेटिकली हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके बनाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सो बेस्ट फॉर्म हमने देखा कि हमारा ही है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा ढीला हो गया। नाउ 18, in which of the following is not an essential qualification of the appointment of a governor? गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कौन सी बात यहाँ पे जरूरी नहीं है, यानी बाकी सब जरूरी है, एक जरूरी नहीं है। ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, वो किसी एक स्टेट का निवासी होना पड़ेगा जिस स्टेट का वो गवर्नर बनेगा। क्या ये सत्य है? नहीं, ये झूठ है। बाकी सारे के सारे नेसेसरी है, यानी उसको ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जरूरी नहीं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, यहां पर बोला है डोमिसाइल ऑफ द स्टेट, नहीं, गलत है। उसको उस पर्टिकुलर राज्य का निवासी होने की जरूरत नहीं है अगर वो उस राज्य का गवर्नर बने तो। नंबर बी यहां पर सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? नॉट। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो जरूरी है। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35, ये भी जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा में जो 12 मेंबर वो नॉमिनेट करते हैं, जो हमने पहले देखा था, वो नॉमिनेशन जो करते हैं उनमें से किस आधार पर नॉमिनेट करते हैं? देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस, विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, ये सभी क्षेत्र में काम देखकर, उनकी प्रतिभा देखकर, उन्हीं में से लोगों को इसमें राज्यसभा का नॉमिनेशन दिया जाता है। वो 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, जो जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उसके बाद हेमा मालिनी जी तो बाद में डायरेक्ट ही चले गए, अभी पॉलिटिक्स में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। रेखा जी हैं, बहुत सारे हैं। और क्या कहते हैं वो, अमिताभ बच्चन की वाइफ जो बहुत बोलती है पार्लियामेंट में, अभद्र भाषा भी बोलती है कभी कभी, शर्म आना चाहिए। ये राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। राज्यसभा इतना बड़ा पद में जाकर इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार उंगली दिखा कर स्पीकर से बात कर रहे थे। स्पीकर ऑफ राज्यसभा मतलब कौन? वहाँ के चेयरमैन कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उंगली दिखाकर बात करते हैं, वो भी असेंबली में। तो उनको पता नहीं क्या शर्म नहीं है, क्या है, इतने बड़े पद में इतना बड़ा सम्मान मिलने के बाद भी अपने सम्मान को रखना नहीं जानते। एनीवेज, गलतियां सबसे होती है, क्यों नहीं हो, इंसान है। लेकिन इस प्रकार का रिपीटेड एक्शन बाय अ राज्यसभा मेंबर, तो दैट्स वेरी ऑकवर्ड। Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of the backward classes and the general suggest the ameliorative measures? कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है तो इन्वेस्टिगेट करें कि बैकवर्ड क्लासेस का अवस्था क्या है और उनकी जो अवस्था है उनको एमेलियोरेट करें, अर्थात रिमूव करें। कैसे? आर्टिकल 340 इंफॉर्मेटिव में लिख कर रखे, काम आएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को अगर हटाना है, इंपीचमेंट जो पहले हमने देखा था, तो कौन शुरू कर सकता है? बोलो कोई भी, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई एक कर सकता है। हाउ मेनी टाइम्स अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन? हमारे देश में प्रेसिडेंट बस एक ही बार बन सकता है, एक ही व्यक्ति, दोबारा नहीं बन सकता। वेरी सिंपल। अंडर हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352? नेशनल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है तो किसके एडवाइस पर, कौन एडवाइस करता है? तो उसको कैबिनेट कहते हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर जरूरी है। तो हम जरा देखते हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, ये क्या होता है? अगर कोई ऐसा सिचुएशन देश में, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिबेलियन, यानी हथियार लेकर, बंदूक लेकर सरकार समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है संपूर्ण देश में। नेशनल इमरजेंसी के दौरान
सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, सारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन दो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते। वो नीचे देखिए लिखा होगा, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। और ये कब ऐड किया गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये ऐड किया गया है, क्योंकि 1975 में ये ऑलरेडी हो चुका है। घटना होने के बाद लोगों को एहसास होता है कि ये गलत हुआ था, अभी सही करना चाहिए। वो गलत था। 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था कि अगर गलत था तो उस पर्टिकुलर जगह पे था तो वहां पर स्टेट इमरजेंसी कर सकते थे, प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते थे, पूरा देश में वो कर देना, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना। दैट वाज नॉट justice, and the president by the time was not right to take such kind of decision without any consent। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, कभी सोचा नहीं, कैबिनेट से भी बात नहीं की, only at the order of Indira Gandhi he took this decision। anyways, that was a black day and काला अंधकार समय था भारत के लिए वो, जिसके कारण आगे के एक एक सीरीज घटना घटती गई है। सो these are the situation जब वार, इंटरनल एग्रेशन या एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रिविलियन हो तो नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 356 यानी स्टेट इमरजेंसी, जिसमें हम लोग कहते हैं अगर कोई राज्य उसी प्रकार का सिचुएशन, वार तो नहीं कह सकते, सिविल वार हो जाए, वहां पर सिविल अनरेस्ट हो जाए, या फिर कोई प्रकार का पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाए, टेररिज्म हो जाए, इंसर्जेंसी हो जाए, जो स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स अनेबल टू कंट्रोल द स्टेट, तब जाकर कैबिनेट की मंजूरी से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल यानी स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं अंडर आर्टिकल 356। एंड आर्टिकल 360 हो गया जब भारत की आर्थिक अवस्था, कोई भी देश का, चलो हमारे देश का आर्थिक अवस्था खराब हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हट जाए, क्रेडिट ऑफ इंडिया बढ़ जाए, और टेरिटरी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जैसे अभी पाकिस्तान और श्रीलंका वाली घटना जो हुई थी, इस प्रकार का हालत अगर हो जाए, तब वही कैबिनेट के आदेश पर, कैबिनेट के आदेश नहीं, एडवाइस पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ, क्योंकि कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो उनका रहना बहुत जरूरी है। तो जब प्रेसिडेंट आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 1 वो गया नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी। सब आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ देख लीजिए, यानी 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सब आर्टिकल 1 पे क्या लिखा हुआ, वो लाइंस यहां पर लिखा हुआ देख लीजिए। मूविंग फॉरवर्ड, हु कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द नीदर प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल, यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों किसी कारणवश पावर में नहीं है या फिर नहीं है, तब कौन उनके जगह का, उनके काम को, भार को संभालेंगे? दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यूड इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है तो कितना दिन तक हो सकता है? 6 महीना, 6 महीना तक हो सकता है। उसमें री इलेक्शन करो या फिर कुछ ना कुछ, अगर सिचुएशन खराब हो तो एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन दैट्स वेरी वेरी रेयर, ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में कई बार स्टेट इमरजेंसी दिया गया, कई बार, कभी पॉलिटिकल एजेंडा था, ये था, वो था। When a state governor dies or resigns, who normally exercises his functions till a new governor is appointed, जब तक नया गवर्नर अपॉइंट ना हो। जिस प्रकार देश में अगर राष्ट्रपति ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, तो उनके जगह पर कौन उनके पावर या उनका अधिकार तो नहीं कह सकते, उनके पावर को यानी उनके पोस्ट को संभालेगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो हो गया देश का। वैसे राज्य में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जैसे एक राज्य का बड़ा कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट। एक देश का सबसे बड़ा कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो देश का राष्ट्रपति जब ना हो, उपराष्ट्रपति ना हो, तो कौन जाएगा वहां पर? सुप्रीम कोर्ट का है चीफ जस्टिस, और यहां पर राज्य पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी? यूपीएससी चेयरमैन, जितने बड़े उच्च पद हैं सारे के सारे, अपॉइंटमेंट किनके थ्रू से होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू से होता है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर एबीसीडी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो चुका है, थोड़ा देख लीजिएगा, ऑप्शंस गलत हो गए। इन ऑल ऑफ द अबव, he can recommend the president to impose the presidential rule of the state, ये सही है। no mercy bill
can be introduced in the state legislature without his prior, उनके information के बिना, permission के बिना हम कोई भी money bill present नहीं कर सकते state में. He has all the powers of issuing ordinances when the legislature is not in session. Legislature जब काम ना करे, state legislative assembly जो काम ना करे, legislature जो काम ना करे, जो कानून काम ना करे, तब क्या करे? उनके पास अधिकार है ऑर्डिनेंस को इशू करने के लिए. ये सारे के सारे स्टेटमेंट सत्य है. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट ऑफ इंडिया. मतलब स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 से अभी हमने देखा था. सो ये हो गया हमारा एमसीक्यू एंड है. इसके साथ हमने क्या किया, अभी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, सॉरी एक थोड़ा सा पेज होगा जो स्केड्यूल्स के बारे में, जो 12 स्केड्यूल्स हैं वो किसके बारे में है उसको जरा हम लोग देखते हैं. 12 स्केड्यूल्स हैं हमारे पास, तो एक एक करके देख लेते हैं. फर्स्ट स्केड्यूल क्या है इसके बारे में. फर्स्ट स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? द स्टेट इन यूनियन टेरिटोरीज. यूनियन टेरिटोरीज और स्टेट्स के बारे में वहां पर लिखा है. जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट ऑल्सो इंक्लूडेड. सेकंड स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? इट इज द अलाउंसेस. ध्यान से सेकंड स्केड्यूल क्या है, मैच द कॉलम करके दे देगा. फर्स्ट शेड्यूल यूनियन टेरिटोरी स्टेट्स के बारे में. सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा है? अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, एम्यूलमेंट्स ऑफ किन किन के सैलरी के बारे में लिखा हुआ है. जो इंपॉर्टेंट पोस्ट जितने भारत में है उसको अगर गौर से आप लोग देखें तो समझ में आ जाएगा. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी सैलरी, उसके बाद गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स उनकी सैलरी, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसके बाद स्पीकर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कैग कहते हैं, ये इनके सारे सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स के बारे में आर्टिकल नंबर शेड्यूल 2 में लिखा है. शेड्यूल 3 पे लिखा है कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ. ओथ टेकिंग जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होता है, यानी ओथ टेकिंग शपथ लेते हैं, उनके बारे में लिखा. किन की शपथ? यूनियन मिनिस्टर्स जितने हैं उनके, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कैंडिडेट्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स, लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स, इस सब के, हाई कोर्ट के जज, सभी का ओथ टेकिंग के बारे में कहां पे लिखा है? थर्ड शेड्यूल यानी तीसरा शेड्यूल में. अभी चौथा पे देखिए. फोर्थ शेड्यूल क्या है? इट कंटेन्स द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज. यूनियन टेरिटोरीज और राज्य में जो सीट एलोकेशन है, किस राज्य को कितना सीट है, वो कहां पर लिखा हुआ है? शेड्यूल 4 पे. शेड्यूल 5 में क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों हो गया, इस बात को याद रखिए, दोनों हो गया ट्राइबल एरियाज के लिए. लेकिन दोनों में अंतर क्या है? शेड्यूल 5 का जो होता है और शेड्यूल 6 का होता है. शेड्यूल 6 यानी 6 शेड्यूल बोलते हैं, जो अभी जो आपका टेट होने वाला है, उसमें डिफरेंस क्या है? 6 शेड्यूल यानी सिर्फ 4 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. कौन कौन सा? 6 शेड्यूल में हम सिर्फ 4 राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. और 5th शेड्यूल में हो गया सभी बाकी देश के बाकी जो एरिया है, उस सब के एरिया के जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो हो गया 5th शेड्यूल के अंदर में आता है. और 6th शेड्यूल में आता है सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो आते हैं. तो डिफरेंस क्या है? असम में सब जगह नहीं, जैसे हमारा डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, मेघालय में है गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, खासी हिल्स, और त्रिपुरा में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ जगह है. तो असम में तीन जगह, मेघालय में 3 जगह, मिजोरम में 2 जगह, त्रिपुरा में 2 जगह, यानी पूरा स्टेट में ना. मिजोरम तो पूरा का पूरा ही आ गया वैसे. तो इनमें क्या 6 शेड्यूल लगता है. 6 शेड्यूल इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. 5th शेड्यूल में भी ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ट्राइब के बारे में, ट्राइबल एरियाज के बारे में लिखा है. लेकिन उसमें और इसमें फर्क यह है कि 5th शेड्यूल वाला जो है वो, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये लोग सेंट्रल प्रोविंसेस में या फिर प्रॉपर एरियाज में होने के बावजूद जो ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइबल एरिया थोड़ा सा फैसिलिटी उनको ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वो वेल कनेक्टेड हैं. चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में, क्योंकि ये बाकी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, ये इतना आइसोलेटेड है, इतना पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हैवी बारिश में अगर हो भी जाता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारा लोकल इंसर्जेंसी इश्यूज के कारण में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये माना जाता है कि दिस प्लेसेस आर स्टिल नॉट डेवलप्ड. जबकि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पूरा अंधकार में है और ये भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है. हमारा डेवलपमेंट हुआ है. माना जाता है कि ये अभी तक स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं जिनमें इतना डेवलपमेंट इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ दोज एरियाज ऑफ अदर प्रोविंसेस, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज. तो ये थोड़ा अभी भी पीछे माना जाता है.
जिसके लिए स्पेशल दर्जा इनको दिया जाता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको याद रखिए। 6 शेड्यूल है ये। 7 शेड्यूल में क्या लिखा, वो लिस्ट के बारे में लिखा है, 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद 8 शेड्यूल में क्या लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज। 8 शेड्यूल माने लैंग्वेज, 22 जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है भारत में, उनके बारे में लिखा हुआ कहां पे, 8 शेड्यूल में। 8 यानी लैंग्वेज, 8 यानी लैंग्वेज, ध्यान से याद रखिए। लैंग्वेज कौन कौन सा है आप यूट्यूब में देख लीजिए, सॉरी यूट्यूब या फिर गूगल में देख लीजिए कौन कौन सा है, पैसों में भी छपा होता है। 9 शेड्यूल क्या है, डील्स विद द एक्ट्स ऑफ द रेगुलेशन एंड द डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को एवोल्यूशन में, इसके बारे में 9 शेड्यूल में लिखा हुआ है। रिफॉर्म्स के, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा इंफॉर्मेशन है, इसको एडिशनल है, नहीं इतना नहीं चाहिए। 10th शेड्यूल क्या है, 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कभी कभी क्या होता है, सपोज मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, बीजेपी के नाम लेकर खड़ा हुआ, मुझे बीजेपी का नाम से वोट तो मिल गया, जीत गया। जीतने के बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरा पार्टी में मेरा पूरा जितना वोट है या फिर मेरा एरिया का वो, उसको लेकर मैं दूसरा कांग्रेस में जगह ज्वाइन कर लिया। वो डिफेक्शन है, एक प्रकार का बदमाशी है, चीटिंग है। तो इसको एंटी डिफेक्शन लो। इससे क्या होता है, सरकार, लोगों ने वोट दिया किसी को, वो जाकर किसी और से मिल गया, तो क्या हो रहा है, लोगों के जो विश्वास है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, दैट मीन्स लोगों ने जिसको वोट दिया वो तो कुछ सोच समझ कर वोट दिया होगा ना पर्टिकुलर पार्टी को, लेकिन उसने पार्टी बदल दी, तो क्या हुआ, लोगों का विश्वास जो है टूट गया, जिसके कारण इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया 52nd अमेंडमेंट में। तो ये लिख कर रखिए, काम आएगा 52nd अमेंडमेंट। और 1985 में, इस लाइन को बहुत जरूरी है, आप लोग मार्क करके रखें इस लाइन को। ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब आया, 1985 में, ये वाला 1985 में, और 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आया था। अभी 11th शेड्यूल क्या है, टॉक्स अबाउट द शेड्यूल वाज द स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। मतलब 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट द पंचायत सिस्टम, बात खत्म। पंचायत के बारे में कहां पे लिखा हुआ है, 11th शेड्यूल। और पंचायत के बाद क्या आता है, देखिए एक सीरियल आ रहा है, 6th शेड्यूल आया, 5th शेड्यूल आया, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अगर 11th में और 12th में आते हैं, तो 10th में हम लोग बात कर रहे हैं क्या, हम 10th में बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन। 11 में हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग पंचायत के बारे में बात कर रहे हैं। पंचायत के बाद क्या आया, पंचायत तो छोटे जगह में, एकदम बड़े जगह में क्या होगा, म्यूनिसिपैलिटी। तो हम लोग म्यूनिसिपैलिटी के बारे में कब बात करते हैं, 12th शेड्यूल में, यानी एकदम नीचे 12th शेड्यूल में हम बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। और दोनों का एक्ट गौर से देखिए, जो पंचायत है दैट शेड्यूल वाज एडेड, ये शेड्यूल यानी 11th शेड्यूल कब ऐड किया गया, ये ध्यान से रखिए, 11th शेड्यूल वाज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट इन 1992, और 12th शेड्यूल को भी 74th अमेंडमेंट 1992 पे डाला गया। ये दोनों को ऐड किया गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ 8 शेड्यूल हुआ करते थे, ये फिर 12 हो गया। तो दीज आर द ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड एंड एंजॉयड। अगर अच्छा लगे तो डू कमेंट एंड शेयर। देखिए आप लोग शेयर करेंगे और ज्यादा व्यूज आएगा तो ऑब्वियसली अच्छा मोटिवेशन मिलता है और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर द टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन।